अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, जैसा कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि ऊब की ज़रूरत जो है वो हमें क्यों पेश आई, ठीक है? उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम देखी हैं जिसके अंदर जो मेन चीज़ें थीं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन थी, ठीक है? हमने प्रोसीजर लैंग्वेज के कंपैरेटिव ये देखा था कि जब प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, उसमें हमें क्या-क्या लिमिटेशंस आती हैं। लाइक हमने यहाँ पर ये देखा था कि जो डेटा होता है ग्लोबल डेटा वो अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है? अनलिमिटेड यानी कि उसकी एक्सेस होती है। किसी भी जगह से पूरे प्रोग्राम जब आपका रन हो रहा होता है ना बेसिकली एक लाइफ साइकिल होता है ना प्रोग्राम का, किसी भी जगह से कोई भी डेटा मेंबर जो है वो एक्सेस हो सकता है, कोई भी वेरिएबल एक्सेस हो सकता है प्रोसीजरल लैंग्वेज में। लेकिन ऊब के केस में जो वेरिएबल होता है, आप एक प्रोग्राम लिखा है आपने उसके अंदर उसकी कोई भी लिमिट जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है? ये एक मेन चीज़ देखी थी। उसके बाद हमने इनकैप्सुलेशन ये एब्स्ट्रैक्शन देखी थी। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि आप बेसिकली डिटेल को हाइड कर देते हो। इंटरनली लाइक मैंने कैलकुलेटर की एग्ज़ाम्पल दी थी और मैंने बोला था कि इंटरनली कोई एडिशन कैसे हो रही है, यूज़र को इसका आइडिया नहीं है। यूज़र को जस्ट ये पता है कि ये एक बटन है, इसको प्रेस करने से एडिशन होती है, ठीक है? इंटरनली वो प्री फिक्स एडिशन हो रही है, पोस्ट फिक्स हो रही है, यूज़र को इस डिटेल का नहीं पता। तो इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, डेटा हाइडिंग बोलते हैं। लाइक अब यूज़र से जो अननेसेसरी डिटेल है, जो कि यूज़र को जानने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता कि उसके अंदर जो है वो किस तरह कैलकुलेशन हो रही हैं, इंटरनल क्या चीज़ें हैं। बस वो यूज़र को जो है वो सामने बटन दिखाई देते हैं और पता है कि एडिशन इस तरह करनी है, उस तरह वो काम कर रहा होता है। उसको इनपुट इनपुट का पता है। थर्ड एग्ज़ाम्पल मैंने एक्सेलरेशन की दी थी। एक कार है, उसका एक्सेलरेशन जो बिहेवियर है वो डिफाइन कर दिया गया है। यूज़र को जस्ट ये पता है कि ये प्रेस करने से एक्सेलरेशन होती है, ठीक है? इंटरनल वायरिंग कैसे है उस एक्सेलरेशन की वो यूज़र को नहीं पता, ठीक है? तो वो बेसिकली कार कंपनी ने एब्स्ट्रैक्शन की हुई है। इस तरह एनकैप्सुलेशन मैंने ये बताया था कि जब आपका डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ठीक है? अब डेटा मेंबर क्या होते हैं बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है? लाइक इंट ए या कलर ब्लैक, इस तरह ये सारे के सारे डेटा मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है? जिसको हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, स्टेट भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है? और जो बिहेवियर है, जिसको हम एक्शन भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? वो और डेटा मेंबर ये दोनों हम जब किसी जगह पे कंबाइन कर देते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट है ना, हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को एज़ अ ड्राइवर कंसीडर कर लेते हैं, तो वो ड्राइवर के पास जो है वो एक तो डेटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शंस होंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली एनकैप्सुलेशन है कि जहाँ पर डेटा मेंबर्स मैं बार-बार बोल रहा हूँ बेसिकली जो हम वेरिएबल्स चीज़ें डिक्लेयर करते हैं ना, डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर, क्लास के अंदर वो डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, और जो हम मेथड लिखते हैं या फंक्शन लिखते हैं क्लास के अंदर वो मेंबर फंक्शंस होते हैं उस क्लास के। उनको एक जगह पे कंबाइन कर देते हैं, ठीक है? और एक ऑब्जेक्ट से वो दोनों एक्सेस कर सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट से आप डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं और वो डेटा मेंबर जो है किसी फंक्शन में पास भी कर सकते हैं, और फिर फंक्शन को कॉल करवाना हो हम ऑब्जेक्ट से कॉल करवाते हैं। उस चीज़ को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है? मोस्टली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट रखे जाते हैं। जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक रखे जाते हैं या प्रोटेक्टेड रखे जाते हैं। अच्छा, अब हम कुछ देख लेते हैं बेसिक सी चीज़ें जो हैं सी प्लस प्लस की, ताकि आप लोगों की जो है वो रिवीजन हो जाए। फर्दर आपको जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह लिखें तो आपको एटलीस्ट सिंटैक्स की प्रॉब्लम ना हो। ऑल्दो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं उस चीज़ की। उसमें हमारे पास जो चीज़ आती है सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम में, वो बेसिकली सबसे पहले हेडर फाइल आती है। ये अब हेडर फाइल है, ठीक है जी? हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये हेडर फाइल है। इस तरह की और भी हेडर फाइल्स आपको फर्दर प्रोग्राम में नज़र आती रहेंगी। आईओस्ट्रीम, एसटीडीआईओ, फिर उसके बाद मैथ लाइब्रेरी है। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आपने अगर सी लैंग्वेज किसी ने पढ़ी हुई है तो उसमें कौन आयो डॉट एच होता था। तो ये लाइब्रेरी होती हैं, ठीक है?
इसके अंदर बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, कुछ इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस लिखे होते हैं, लाइक अगर हमारा प्रोग्राम ने कोई डिस्प्ले करनी है कोई चीज़, कोई मैसेज डिस्प्ले करना है या इनपुट लेनी है, तो वो बेसिकली ये लाइब्रेरी इस चीज़ की इजाज़त देती है। ठीक है। फर्दर हमारे पास जो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा जी। बेसिकली जो स्टैंडर्ड नेम या कीवर्ड आप कह लें, हमारे हम सिंटैक्स में लिखते हैं सी प्लस प्लस के, वो सारे के सारे ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। जितनी भी आपकी एंटिटीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद आपका जी फंक्शन आ गया इंट मेन। ठीक है। और फिर ये स्टार्टिंग ब्रैकेट आ गई और ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। अब ये इंट मेन, अब इंट जो है वो डेटा टाइप है उस फंक्शन की। ठीक है। इसका मतलब है कि फंक्शन लाजमी कुछ रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ इंट की जगह वॉइड लिख देते, VOID, तो फिर फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं करना था, लाइक हमें ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी जो है हमने वॉइड नहीं लिखा, तो इंट है तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न लाजमी करना पड़ेगा। अच्छा जी। उसके बाद आपकी जनाब सी आउट। अब सी आउट बेसिकली क्या है? सी आउट कोई भी चीज़ हमने कोई मैसेज डिस्प्ले कराना होता है तो हमें सी आउट जो ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प चाहिए होती है। ठीक है। उसके बाद आपके जनाब बैकवर्ड्स ये ब्रैकेट्स आ गई। ठीक है। फिर आपके ये पास जो है डबल कोट में एक स्ट्रिंग आ गई, और एंड पे ये बैक स्लैश एन जो कि हमें बताता है कि अब लाइन जो है एंड कर दी है, नेक्स्ट लाइन पे मूव हुआ जाए। उसके बाद रिटर्न जीरो आ जाता है। हम नहीं मेंशन किया तो इसलिए हमें रिटर्न करना जरूरी है। ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था, आपने काफी इस पे जो है प्रैक्टिस की होगी। अच्छा जी। जो फर्दर इसी तरह का एक और प्रोग्राम है। ठीक है। लाइब्रेरी हम देख चुके हैं, यूजिंग नेम्स हम देख चुके हैं, ये भी स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। इसमें जो नई चीज़ है वो ये कमेंट है। आपने प्रोग्राम में जब कोई कमेंट लिखना है, ठीक है, अगर तो वो सिंगल लाइन का कमेंट है, ठीक है, तो आप उसको डबल बैक स्लैश, ये जो है डबल बैक स्लैश लिख सकते हैं। अगर वो एक से ज्यादा लाइन का जो कमेंट है आपके कोड के अंदर, तो आप उसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है। ये बेसिकली वैसे तो आप एक से ज्यादा लाइन का जो कमेंट है वो डबल बैक स्लैश से भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये पहला कमेंट लिखा हुआ है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है कोड को अच्छा बनाने के लिए वो ये है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर हैं इंट ए और बी। अभी ये इनिशियलाइज नहीं हुए, अभी सिर्फ डिक्लेयर किए गए हैं। यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट बताता चलूँ। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में ये फर्क है। जब हम किसी वैल्यू को, सॉरी, किसी वेरिएबल को जस्ट ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है, लाइक इंट ए इंट बी या करेक्टर ए करेक्टर बी, फ्लोट ए फ्लोट बी, तो हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, हमने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की अभी तक। जब इस ए और बी को कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, लाइक इंट ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो वो फिर डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी हो जाएगी। अभी हमने चूंकि कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। उसके बाद हम फिर एक आउटपुट मैसेज करवा रहे हैं कि यूजर से कह रहे हैं कोई नंबर एंटर करे। उसके बाद जनाब हम सीन, अब सीन एक फिर से ऑब्जेक्ट है एक तरह का। ये क्या काम करता है? बेसिकली ये एक यूजर जब कीबोर्ड पे कोई भी इनपुट टाइप करता है, तो ये उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और फर्दर ये नीचे भी वही काम हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो सम का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ ए और बी को सम कर रहे हैं। यूजर ने यहाँ पर जो भी वैल्यू दी होगी वो ए बी को असाइन हो जाएगी, और यहाँ पर उसका सम हो जाएगा, और फिर रिटर्न जीरो, वो वैल्यू हमें जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अच्छा जी। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अच्छा, एक और नई चीज जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी, वो ये एंड एल है। अब प्रीवियस प्रोग्राम में आपने देखा था वो बैक स्लैश एन था, वो भी बेसिकली लाइन को एंड करता है, नेक्स्ट लाइन में मूव करता है, और ये एंड एल भी यही काम करता है। अच्छा जी।
इसके बाद आपके पास डेटा टाइप्स आ जाती हैं। बेसिकली करेक्टर डेटा टाइप है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। ये डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स हैं जो बिल्ट इन है, जो कि हमें सी प्लस प्लस अलाउ करती है। अब इनकी लो एंड हाई रेंज दी गई है, मतलब करेक्टर में मैक्सिमम और मिनिमम कितने करेक्टर्स एक करेक्टर में आ सकते हैं। और इसकी जो मेमोरी है वो 1 बाइट लेता है करेक्टर। इस तरह शोर जो है वो 2 बाइट लेता है, इंट जो है वो 4 बाइट लेता है, लॉन्ग फ्लोट भी 4 4 बाइट लेता है, और जो डबल है वो 8 बाइट लेता है, और लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट लेता है। इन सब की लो और हाई रेंज लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि इसमें इतनी ऑलमोस्ट वैल्यू आ सकती है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली टाइप कास्टिंग का है। अब टाइप कास्टिंग क्या चीज़ है? अगर आपके पास एक वेरिएबल इंट में है, उसकी डेटा टाइप इंट है, उसको अपने फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास स्मॉल डेटा टाइप है लाइक इंट है, वो एक स्मॉल डेटा टाइप है, हमने देखा भी था वो कम बाइट लेती है, फ्लोट जो है वो डेटा ज्यादा बाइट लेती है। अगर आपने इंटीजर को फ्लोट में या डबल में कन्वर्ट करना है वो तो आराम से हो जाएगा, इम्प्लिसिट उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। अगर आपने एक बड़ी डेटा टाइप है जिस तरह फ्लोट, अब फ्लोट 1.1 है, अगर उसको आप चाहते हो कि इंट में कन्वर्ट किया जाए, लाइक 1 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग लिखनी पड़ेगी। कैसे? स्टैटिक कास्ट, आगे वो टाइप जिसमें आपने कन्वर्ट करना हो, ठीक है, और फिर वो वेरिएबल का नेम जो आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। लाइक अब ये फ्लोट बी है, ये 3.2 है, और मैं चाहता हूँ ये इंट ए में आ जाए। जब अब मैं इसको a इजिकल टू बी करूंगा तो कभी भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो फ्लोट है और वो इंट में नहीं जाएगी। क्या इसके लिए मुझे करना क्या होगा? स्टैटिक कास्ट, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंट, ठीक है, ये टाइप की जगह, और वेरिएबल में मैं बी पास कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बी पास करूंगा, यहाँ पर मैं इंट लिखूंगा, और फिर जो है ये बी जो है इंट टाइप का हो जाएगा, यानी कि 3.2 को वो 3 कर देगा। या इस चीज को जो कहते हैं वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। लाइक बड़ी डेटा टाइप से अपने छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं इस चीज को। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों आपके पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर आ जाता है। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है? अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी है और राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी है, तो क्या होगा जी, वो जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है एज इट इज हमें रिटर्न हो जाएगी। अगर दोनों इक्वल हैं तो उस केस में हमारे पास बेसिकली वो जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो आ रहा है, ठीक है। लाइक लेफ्ट वाली वैल्यू को डिवाइड किया है राइट वाली वैल्यू से, तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो आ रहा है। जैसे 10 को डिवाइड किया 8 से तो रिमाइंडर बचता है 2, तो हमें 2 रिटर्न हो रहा है। ये हम ऑपरेटर यूज करते रहे हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करते रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमने कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करवाना है, या कोई एक्सप्रेशन किसी वेरिएबल को असाइन करवाना है, उसमें हमें असाइनमेंट ऑपरेटर की जो है वो जरूरत पड़ती थी। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का एक और खास बात ये है कि यहाँ पर हमने a प्लस बी लिख के असाइन किया, तो हम ये भी कर सकते हैं a प्लस इक्वल टू बी, वो भी सेम वही काम करेगा। अच्छा, उसके बाद इंक्रीमेंटल ऑपरेटर आ जाते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी वेरिएबल में एक का इंक्रीमेंट करते हैं, एक वैल्यू का फर्दर इंक्रीमेंट होता है। अब a इज इक्वल टू a प्लस वन, ये भी वही काम करता है, a प्लस इज इक्वल टू वन, ये भी वही काम करता है, प्लस प्लस a ये भी वही काम करता है, और a प्लस प्लस भी वही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये वाले दोनों ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ठीक है, ये तो सेम है, मतलब एक ही चीज हो रही होती है, लेकिन जो ये चीज है, ठीक है, प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस, ये चीज जरा डिफरेंट है। होता क्या है जब हम करते हैं कि p इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, अब यहाँ पर होगा क्या, वो पहले सबसे पहले इसमें a में इंक्रीमेंट करेगा,
ठीक है, फिर वो इसको बी को असाइन करेगा। ठीक है, यानी कि फ्लो इस तरह चल रहा होता है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा होता है, फिर वो बी को असाइन कर रहा है। लेकिन जब हम दूसरे केस में देखते हैं, इस चीज को बाय द वे बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अच्छा, जब हम दूसरा केस देखते हैं ए प्लस प्लस, अब क्या हो रहा है, पहले वो ए को बी, ए जो है बी को असाइन होगा, ठीक है, फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू उसको असाइन होगी बी को, अब उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का। प्रीफिक्स में जो है पहले इंक्रीमेंट होता है और फिर असाइन होता है, पोस्टफिक्स में जो है पहले असाइन होता है फिर इंक्रीमेंट होता है। इस तरह हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं, डिक्रीमेंट की भी वही स्पेसिफिकेशन है, डिक्रीमेंट में भी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है। इसके बाद जी आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर में आपके पास जो है वो सर ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया, लेस देन और इक्वल टू आ गया। ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर है। इसको आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। आपने ये दो वैल्यू का, एक से ज्यादा वैल्यू का आप कह सकते हैं कंपैरिजन करवाना हो तो आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और इसमें जो दूसरी चीज है वो आपने पढ़ी भी होगी सी प्लस प्लस में, अंडरस्टूड बात है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ये चीज पढ़ा दी जाती है। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, वो उनकी प्रेसिडेंस जो है वो हायर होती है इन रिलेशनल ऑपरेटर से। लाइक कहीं पर पहले जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन आ गया है, प्लस माइनस होना है, तो वो पहले परफॉर्म होगा, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये बाद में परफॉर्म होगा, ये कंपैरिजन बाद में होगा। उसके बाद जी आपके पास लूप आ जाते हैं। लूप बेसिकली क्या है कि एक ही इंस्ट्रक्शन सेट को बार बार रन करना, रिपीट करना, या कोई इस तरह का काउंटर चलाना कि उसमें इंक्रीमेंट भी होता रहे और साथ में कंडीशन चेक भी होते रहे, उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। तो बाकी सारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है वो वही है। चेंज कहाँ पर है, ये लूप जो है यहाँ पर हम आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंडीशन चेक करें, कंडीशन चेक करने के बाद हमने ये थर्ड स्टेटमेंट नहीं चलानी, हम इस सेकंड लूप पे आ जाएंगे। सेकंड लूप पे हम फिर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन करके हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन जो है वो ट्रू है, हम फर्दर नीचे उसमें आगे स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसमें आ जाए। अब ये स्टेटमेंट जितनी भी यहाँ लिखी होंगी सारी की सारी रन होंगी। उसके बाद फिर जब रन होने के बाद फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन चेक करने के बाद फिर जो नीचे स्टेटमेंट लिखी होंगी दोबारा रन होगी। इस तरह करते करते जब तक ये वाली जो कंडीशन है, इसका मैं अगर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो कंडीशन है ये जब तक रॉन्ग नहीं हो जाती आपका लूप ये चलता रहेगा, उतनी बार जो है वो j-1 ओके प्रिंट होता रहेगा। अब इसमें जो सेट w का फंक्शन है ये बेसिकली क्या कर रहा है, सेट w का फंक्शन उतने कैरेक्टर की विड्थ छोड़ता है। सेट w बेसिकली स्पेस छोड़ता है, उसमें हम जो वैल्यू पास करेंगे उतने कैरेक्टर की वो जगह छोड़ देगा। अब ये सेट w में हमने 2 पास किया है, तो बेसिकली होगा क्या, कोई भी जो पहली वैल्यू होगी उसको प्रिंट कराने के बाद वो 2 कैरेक्टर की जगह यहाँ छोड़ देगा, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू अगर प्रिंट करनी हुई तो वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली सेट w क्या करता है, 2 कैरेक्टर की हमें एम्प्टी स्पेस छोड़ देता है। बाकी सारा वही है, एंड एल हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये है कि नेस्टेड लूप चल रहा है। ये जब लूप एंड हो जाएगा फिर दोबारा इसमें इंक्रीमेंट होगा, इसमें इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन मीट कर रही है वो दोबारा इधर आएगा इस लूप की बॉडी में, और फिर से ये वाला लूप सारा स्टार्ट से चलेगा। ठीक है, इसलिए आपका एक मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का आउटपुट हो रहा है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेसिकली अगर हम इस लूप को n कंसिडर कर लें, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इस लूप को आप कह लें कि n टाइम चला है और ये लूप जो है वो m टाइम चला है। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम कह देंगे अगर हमें कहा गया किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बताएं, लाइक इस प्रोग्राम हमने लिखना है, तो ऑफ कोर्स हमें कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया होना चाहिए, बिकॉज जब लूप ज्यादा हो जाते हैं, नेस्टेड लूप 2 से ज्यादा बढ़ते हैं, तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है टाइम वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस केस में जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमने इस चीज को भी देखना होता है कि प्रोग्राम में, अच्छे प्रोग्राम में जो काम होता है वो अपने कोड को ऑप्टिमाइज भी करना होता है।
अगर नेस्टेड लूप बहुत ज्यादा हो गए और कंडीशन सही तरह नहीं लगी हुई तो एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो जाता है। प्रोग्राम इन्फिनिट लिमिट तक चल सकता है, जिससे जो है आप की मशीन जो है या लैपटॉप जो है या सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इस चीज को देखने के लिए हम मेजर ये करते हैं कि अच्छा नेस्टेड लूप कितने हैं। ठीक है, उसकी फिर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो देखते हैं। जैसे ये एन एम है, ठीक है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली एन मल्टीप्लाई बाय एम है। ठीक है, यानी कि जितनी बार ये एन वाला लूप चलेगा उसकी हर आइटरेशन के साथ उतनी बार ये एम वाला लूप चलेगा। अगर एन वाला लूप 3 टाइम चल रहा है और ये वाला जो है ये भी 3 टाइम चल रहा है तो 3/3, ठीक है, यानी कि 9 टाइम ये चलेगा। और आप देख रहे हो यहाँ पर 9 वैल्यू प्रिंट हो रही है। प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एक लगी हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 9 वैल्यू प्रिंट हुई हुई है इस मैट्रिक्स में। तो बेसिकली इसी वजह से हुई हुई है कि ये 9 टाइम जो लूप है सारा कंप्लीट चलता है। अच्छा जी, फिर वाइल लूप आ जाता है। अब अपने दोबारा देखें जरा, फॉर लूप देखा था। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, फिर उसकी बॉडी सारी लूप की बॉडी होती है वो सारी इंस्ट्रक्शन रीड होती है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो एग्जिट कर जाता है लूप। लेकिन वाइल लूप का डिफरेंट केस है। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले जो है वो कंडीशन चेक होती है। इंक्रीमेंट आप पहले ही कर देते हो, वाइल लूप के अंदर नहीं करते। कंडीशन चेक होने के बाद आपका लूप बॉडी चलती है और इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पर हो रहा होता है। बेसिकली अभी तो यहाँ किया नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, वो इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, ये फर्क है जी फॉर लूप और वाइल लूप में। इस तरह एक डू वाइल लूप होता है, आगे स्लाइड में तो लिखा नहीं हुआ है। एक डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप में बेसिकली ये चीज होती है कि यहाँ पर हम डू का वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, अब डू वाइल लूप में क्या होता है कि डू वाइल लूप में भी आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी यहाँ सॉरी ये वाइल यहाँ पर नहीं आएगा, फिर वाइल जो है वो नीचे लगा होगा इसके। ठीक है, यहाँ वाइल, ठीक है, फिर यहाँ कंडीशन आ जाएगी, ये भी नहीं यहाँ पर होगी, यहाँ पर ये कंडीशन आएगी कि आई लेस देन 10। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डू वाइल लूप का ये होता है कि आपने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि पहली बार उसको रन करना ही करना है, फिर कंडीशन चेक होनी चाहिए, तो हम डू वाइल का लूप यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होगी वो पहले रन हो जाएगी बगैर किसी कंडीशन चेक किए। फिर जब इंस्ट्रक्शन रन हो जाएगी फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, फिर दोबारा से वो लूप चलेगा, अगर कंडीशन सही हुई तो लूप दोबारा रन होगा। अच्छा जी, फिर डिसीजन स्टेटमेंट इफ एल्स आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो इफ का जिक्र करते हैं। इफ के अंदर क्या हो जाती है, हमें एक कंडीशन दी जाती है, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो जितनी भी उस इफ की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो सारी सारी रन होनी होती है। उसके बाद जब हमने एक से ज्यादा जो है वो स्टेटमेंट चलानी होंगी या आप कह चेक लगाने होंगे तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। लाइक इफ की बॉडी में हमने कंडीशन दे दी है। अच्छा, अगर इफ की बॉडी में जो कंडीशन है वो सही नहीं होती तो एल्स का भी कोई केस होना चाहिए ना। लाइक हम चाहते हैं कि एल्स के केस में जो भी हम कंडीशन लिखे तो वो ऑटोमेटिकली चल जाए अगर इसका जो कंडीशन है वो मीट नहीं होती। तो उसके लिए हमें इफ एल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इफ में कंडीशन लिख दी और एल्स पार्ट जो है वो वैसे लिख दिया। उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का क्या होता है, हम सबसे पहले जब हमने मल्टीपल कंडीशन लिखनी होती हैं, लाइक इफ हमने यूज किया था सिंपल इफ। सिंपल इफ में हम एक कंडीशन यूज कर सकते हैं। इफ एल्स में क्या करते हैं, हम कंडीशन एक यूज करते हैं लेकिन एक अल्टीमेट जो कोड होता है वो साथ लिख देते हैं एल्स के केस में। अब इफ एल्स के केस में क्या होता है कि हमने एफ के अंदर एक कंडीशन लिखी, अगर वो ट्रू नहीं होती तो हम एल्स इफ का कोड लिखते हैं। एल्स इफ में क्या होता है, हम सेकंड कंडीशन उसको पास कर देते हैं कि अच्छा अगर ये सही नहीं है तो मे बी ये सही हो, अगर ये भी सही नहीं है तो मे बी ये सही हो। ठीक है, और फिर एल्स वाला पार्ट एंड पर कि अगर कोई भी इनमें सही नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट चल जाए। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि एल्स पहले लिखा है इफ बाद में लिखा है। आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लाइक इफ सॉरी एल्स स्पेस इफ।
ठीक है, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एक डिजाइन लेवल से या अच्छा कोड या आप कह लें कि साफ कोड नहीं नजर आएगा इतना, जितना ये साफ और एक वेल स्पेस्ड कोड नजर आ रहा है। उसके बाद जी आपकी स्विच स्टेटमेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं जी? स्विच स्टेटमेंट में आपके पास सबसे पहले जो है डिफरेंट केसेस होते हैं। जिस तरह इफ एल्स के केस में थे ना, आपके पास डिफरेंट आप स्ट्रिंग टेस्ट सॉरी डिफरेंट आप एक्सप्रेशन टेस्ट कर सकते थे, कंडीशन लगा सकते थे। इफ एल्स के केस में भी सॉरी स्विच के केस में भी आपके पास केसेस होते हैं। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, एंड सो ऑन, और एंड पे डिफॉल्ट। अब सबसे पहले डिफॉल्ट को देख लेते हैं। डिफॉल्ट बेसिकली क्या है? अगर जितने भी हमने केस मेंशन किए हैं उनमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो डिफॉल्ट वाला कोड चलना ही चलना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है और यहाँ पर ये ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है, प्रोग्राम ने ब्रेक कर जाना है। ठीक है, यहाँ से मतलब इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल आना है। ठीक है, ये यहाँ पर इफ एल्स इफ और स्विच में ये डिफरेंस है कि हम एल्स इफ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम जो है वो ब्रेक की कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, लाइक वो दोबारा हर कंडीशन को चेक ना करें। एल्स इफ के केस में क्या होता है कि वो फॉर एग्जाम्पल आपने एल्स इफ लगाई है और 10 एल्स इफ है, उसने हर 10 की 10 एल्स इफ जो है वो चेक कर दी है। लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट है, स्विच केस है, इसमें क्या होगा? जब ये एक केस ट्रू हो गया ना और यहाँ पर ब्रेक का हमने लिख दिया हुआ है, तो वो सिर्फ यही स्टेटमेंट चलाएगा। उसके बाद ये वाली चेक करना भी दोबारा नहीं समझेगा, वो इनको सॉफ्ट क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, डिफॉल्ट वाला भी नहीं चलाएगा। ठीक है, ये फर्क है इफ एल्स में और स्विच में। उसके बाद हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट जो डिसीजन ऑपरेटर सॉरी डिसीजन ऑपरेटर आ जाता है हमारे पास। इसके अंदर क्या हो रहा होता है? हमारे पास जब हमने कोई एक्सप्रेशन या कोई असाइनमेंट करनी होती है, उसमें हम क्या करते हैं? हम बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं और यहाँ पर जो है वो कंडीशन लगा देते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क के बाद वाले जो है ना, दो स्टेटमेंट होती है हमारे पास मोस्टली। क्या होता है जी? अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम हो जाए। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाला काम हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर होता है। अब जैसे इस केस में क्या हो रहा है? k इज इक्वल टू a लेस देन 20, आगे क्वेश्चन मार्क, और a कॉलन b। अब क्या होगा? अगर तो a में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, वो वैल्यू अगर 20 से लेस देन हुई तो a जो है वो k को असाइन हो जाएगा। अगर वो वैल्यू जो है वो 20 से लेस देन ना हुई तो b जो है वो k को असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये काम करता है। जब हमने कोई एक्सप्रेशन लिखना होता है तो हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। जब हमने किसी एक्सप्रेशन के जो है वो कंपैरिजन करना होता है। फिर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, एंड का क्या पर्पस है? बेसिकली जब आपने इफ एल्स लिखनी है और आप चाहते हो एक मल्टीपल कंडीशन आप लिखें, मल्टीपल चेक्स आप लगाएं, तो फिर आप एंड और नॉट का ऑपरेटर यूज करते हैं। लाइक आपने दोनों कंडीशन लिखनी है और चाहते हो कि दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए कंडीशन, तो आप एंड का ऑपरेटर यूज करते हो। अगर आप चाहते हो कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपका कोड चलना चाहिए, तो आप और का ऑपरेटर यूज करते हो। इस तरह फिर नॉट का ऑपरेटर, लाइक 5 नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। अब यहाँ तक जी आपकी सी की जो है वो रिवीजन हो चुकी हुई है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कह दिया था कि अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लें। मुझे उम्मीद है कि इस वीकेंड आप अपनी रिवीजन जो है कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से प्रॉपर ऊप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, उसका कोड देखेंगे, और लैब में उसका कोड करेंगे। तो उम्मीद है आप इंजॉय करोगे करोगे ऊप को। बस आपने जो अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई थी, काइंडली उसको रिवाइज कर लें, बिकॉज अगर ये टाइम गुजर गया तो पूरा सेमेस्टर कुछ पल्ले नहीं पड़ना, फिर आपका बहुत नुकसान होगा और ग्रेड तो फिर आएगा नहीं ना। तो रिक्वेस्ट समझ के या जो भी समझना है समझ के ना, बस अपना जो सी प्लस कोर्स है उसको रिवाइज कर लें, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। अल्लाह हाफिज़।